नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका जेईई मेंस का जो है 22 जनवरी का पहला शिफ्ट का पेपर यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ मैं। इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर के ऊपर है और एक लाइन में इसका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बी बाय म्यू नॉट, है ना। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पेपर है तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिले हमें, बट ठीक है। बी बाय म्यू नॉट, बी का फॉर्मूला क्या है? बी मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना। बी कौन सा लूसर में, तो भाई म्यू नॉट और बी का सिंपल रिलेशन सबको याद रहता है। सोलेनॉइड का बी कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, है ना। सोलेनॉइड का बी होता है। तो यहाँ से जो है बी बाय म्यू नॉट निकाल लो। बी बाय म्यू नॉट कितना आ रहा है आपका? एन इंटू आई। एन का डायमेंशन क्या है? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एल माइनस वन एन का डायमेंशन आ जाएगा। क्या बोलते हो? और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं आपका आ जाएगा करंट का डायमेंशन विच इज ए, और क्या बोलते हैं आई भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में ए दिया था हमें, एल माइनस वन रहे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ इसमें ज्यादा बताने लायक है नहीं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रेविटेशन का है कि नहीं? ग्रेविटेशन का है और थोड़े से इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व जरूर होंगे। तो ग्रेविटेशन में क्या बोल रहा है देखो, सॉलिड स्फीयर है मैंने, सॉलिड स्फीयर। ध्यान से देखो बेटा, सॉलिड स्फीयर है और उसमें जो है रेडियस आर दिया है, मास एम दिया है, वो सब ठीक है। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ एफ ऑन अ पॉइंट मास, तो एक पॉइंट मास भी दिया है, तो बना लेते हैं फटाफट। ये अपना सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे, है कि नहीं? सॉलिड है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है और दोनों का मास जो है क्या बोलते हैं, कुछ दिया है क्या तो ले लेते हैं। चलो स्मॉल एम मास लेते हैं पॉइंट मास का, कैपिटल एम जो है अपने स्फीयर का मास है, सॉलिड स्फीयर है कि नहीं? इसकी रेडियस दी है आर। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ एफ ऑन द पॉइंट मास। अब इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? किसी भी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैसे निकालते हैं? तो जी एम बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जी एम बाय आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया गया यहाँ पे हमें, डिस्टेंस नहीं दिया उसको एक्स मान लो। जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो अपन ले लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस जो है एक्स है। तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे ग्रेविटी बनी है। किसने बनाई है ग्रेविटी? इस स्फीयर ने बनाई। तो इस स्फीयर की ग्रेविटी में ये पॉइंट मास एम रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू आती है एफ इज इक्वल टू एम जी। तो एम जो है, एम की वैल्यू एम और जी की वैल्यू जो है जी एम बाय एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स जो है पहले लगा रहा था ये स्फीयर इस पॉइंट मास के ऊपर। उसके बाद क्या बोला, ध्यान से देखिए, नाउ अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मास एम बाय 7। कॉन्सेंट्रिक बोला है मतलब यहीं पे सेंटर होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मास m by 7 इज रिमूव्ड। अब सिंपल सी बात है बेटा, इसमें से जो है m by 7 रिमूव कर दिया। ध्यान सुनना, m by 7 जो इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ध्यान से देखिए, ये रेड वाला पोर्शन बच गया और अंदर का जो ब्लैक वाला पोर्शन था या अंदर का जो खाली पोर्शन है वो रिमूव कर दिया आपने, रिमूव कर दिया। अगर m में से m by 7 चला गया तो कितना बचेगा? जल्दी से बोलिए, 6m by 7 बचेगा। तो नाउ द मास हैज बिकम 6m by 7। m by 7 तो चला गया तो कितना बचा? 6m by 7 आपका यहाँ पे जो है मास बच जाता है कि नहीं? 6m by 7 मास बच गया। और ये जो चीज बनी है अभी, इट्स हॉलो शेल बनाई है कि नहीं? इसके अंदर जो है कैविटी बन चुकी है, सेंटर से कुछ पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। अब जैसा भी स्फेरिकल शेल हो, हमें एक कॉन्सेप्ट जो है क्लास में बताया जाता है, हमारी क्लास में तो हम हमेशा बताते हैं कि कैसा भी प्रकार का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे कैविटी वाला हो, हॉलो हो, कैसा भी हो, उसके लिए आउटसाइड पॉइंट पे जो है ऐसे बिहेव करता है वो स्फेरिकल शेल जैसे पूरा मास कहाँ पे रखा हो, सेंटर पे। ये स्टेटमेंट मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, बहुत जो है रटा रटा स्टेटमेंट है। उस हिसाब से हम देखें तो ये जो अपना अभी बचा हुआ कंपोजिट कैविटी वाला स्फीयर है, इसकी वजह से यहाँ पे आप ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी g इज इक्वल टू जी बाय एक्स स्क्वायर, और मास की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 6m by 7। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ग्रेविटी जो पहले gm बाय एक्स स्क्वायर थी, वहां पे m की जगह 6 by 7 का फैक्टर आ रहा है, तो फोर्स में भी कितना आएगा? 6 by 7 का फैक्टर आएगा। ओरल आंसर था सेकंड, 6 by 7 टाइम्स द f, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है जो हम क्लास में बहुत बार रिपीट करते हैं, कौन सा वाला? कि किसी प्रकार का स्फीयर हो, चाहे हॉलो हो, चाहे कैविटी वाला हो, चाहे जो है सॉलिड स्फीयर हो, इट बिहेव्स फॉर आउटसाइड पॉइंट एज इफ द होल मास इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है एक्स वो चेंज नहीं हुआ है, तो फोर्स में जो है किसी फोर्स में सिर्फ मास का इफेक्ट पड़ेगा। m जो है 6m by 7 हो चुका है, उतना ही इफेक्ट आता है, बाकी कोई इफेक्ट यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन था। जिस तरह का जेईई मेन का लेवल चल रहा है बेटा, इट्स अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड, ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट पूछे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए जो सिर्फ क्लास नोट्स आप करके जाओगे, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ हमारे क्लास नोट्स आप करके जाओगे, अपने क्लास नोट में से बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि बड़े आराम से जो है क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे। कुछ ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत अभी तो जो है नजर नहीं आ रही पहले 2 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सिचुएशन इन द फिगर। इस वाले सवाल को जो है हमारे क्लास नोट में आप देख सकते हो, स्पेशल केस करके मैं लिख के देता हूं हमेशा इस वाले क्वेश्चन को, है कि नहीं? इसमें मैं एक रूल बताता था, मैं बच्चों को मराठी में जो लिख के देता था कि हमेशा जो है कट करना है प्लेट को कैपेसिटर की। कैसे कट करना है? परपेंडिकुलर की पैरेलल, परपेंडिकुलर कटिंग हमेशा करनी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। प्लेट कहां है सर? ये रही प्लेट, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है,
और मैं क्लास में हमेशा लिख के देता हूं कि हमेशा कैसे कट करना है अपने को, परपेंडिकुलर। तो प्लेट्स वर्टिकल है बेटा, तो कट कैसे मारेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कट मारोगे तो आपको सेक्शन ऐसे दिखेंगे, देखो आपको ऊपर वाला बिस्किट दिखेगा, ये कैपेसिटर का इस तरीके का बिस्किट जो है दिखेगा, उसमें ये वाला पोर्शन K1 का है, ये वाला पोर्शन K2 का है। मैंने कट कर दिया उसको हॉरिजॉन्टली क्योंकि प्लेट से वर्टिकल है कि नहीं। उसके बाद जो है नीचे वाला पोर्शन आप देखिए, ये बड़ा सा बिस्किट नीचे सिंगल K3 वाला हो जाएगा, है कि नहीं, K3 वाला हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये प्लेट्स यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है। तो ये कैपेसिटर बन चुका है कंप्लीटली, ऊपर वाला सेक्शन एक कैपेसिटर बन चुका है, उसको C1 बोल देता हूँ, और नीचे वाला एक कैपेसिटर बन चुका है, इसको C2 बोल देता हूँ। दोनों कैपेसिटर दो प्लेट्स के बीच में लगे हुए हैं, दे आर इन पैरेलल, दैट इज व्हाई इसका जो भी आंसर आएगा इसको मैं C1 बोलता हूँ, इसका जो भी आंसर आएगा उसको C2 बोलता हूँ। तो C1 + C2 सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। आप C1 C2 निकालते फटाफट। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं कि ऑलवेज कट, हाउ टू कट, परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। प्लेट्स वर्टिकल है इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल कट लगा के सेपरेट कर दिए हैं कैपेसिटर्स। आप ध्यान से देखिए, C1 C2 आपके सामने है, तो C1 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो है D कितना है, तो D/2 हो चुका है। ध्यान से देखिए, टोटल ये D है ना, तो ये जो C1 है अपना इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिए, पहला बिस्किट जो है इतने पोर्शन पे ध्यान दीजिए, इसका D कितना हो चुका है, आधा हो चुका है, तो D/2 हो गया। एरिया भी देखो, एरिया भी इसका आधा हो चुका है, ये जो एरिया होता है यहाँ का वो A/2 हो चुका है कि नहीं। तो अपने पास कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, A ε0/D। तो इसको मैं जो है क्या बोलते हैं, CA बोल देता हूँ और इसको CB बोल देता हूँ। C1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ CA एंड CB। तो CA को साइड से लिखते हैं, CA को ध्यान से देखिए, CA छोटा सा है यार। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, A ε0/D × K। तो A की जगह A/2 आ गया, ε0 और K1 आ गया आपका, और D की जगह D/2 आ गया। ये बाई टू नमस्ते हो गए। यहाँ पे क्या बच गया देखो, A ε0 K1/D। इस तरीके से CA मैंने निकाल दिया है। जैसे CA निकाला है वैसे डायमेंशन CB की है, तो CB को ध्यान से देखिए, CB आ जाएगा आपका A ε0 K2/D। बस K2 का तो डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही तो है कि नहीं। CA CB मिल गए सर मेरे को। उसके बाद क्या, CA और CB किस में है, एक के सामने एक लगे हैं सीरीज में, एक के सामने एक रखे हुए हैं CA और CB, वो दोनों सीरीज में है, तो उनका कॉम्बिनेशन बनकर जो है C1 बनता है। तो C1 का आंसर आएगा। सीरीज में कैसे करते हैं भैया, सीरीज में ऐसे करते हैं CA CB/CA + CB। तो फटाफट जो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। CA CB में जो है मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, A ε0/D कॉमन आएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन में, और क्या बचेगा K1 K2 यहाँ पे दिखेगा, K1 K2। और ये दोनों का एडिशन करना है तो A ε0/D कॉमन आ जाएगा, फिर से एडिशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा K1 + K2। तो यहाँ पे नमस्ते हो गया। देखो क्या बचा मेरे पास, A ε0/D और ब्रैकेट में K1 K2/K1 + K2। ये अपना कौन है बेटा, ये अपना है C1 है ना। CA और CB का एडिशन करके मैंने C1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, C1 निकाल लिया। अब बात करते हैं C2 की। C2 बड़ा आसान है। C2 में क्या लिखेंगे, एरिया कितना हो चुका है, A/2 ε0 K3/D तो पूरा इसका, तो D है कि नहीं। तो ये आपका C2 आ गया। C1 C2 को ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में ε0/D कॉमन है, दोनों में जो है ये वाला C1 और ये वाला C2 दोनों में क्या कॉमन है, दिख रहा है आपको, ε0/D कॉमन है। इसमें क्या बचेगा, K3/2 बचा, और इसमें क्या बचा, K1 K2/K1 + K2। ऐसा घटिया ऐसा कुछ तो बड़ा सा आंसर आ रहा है बेटा। तो ध्यान से देखिए, कहाँ दिख रहा है ऐसा आंसर, दिख रहा है कहीं अपने को जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने सब न्यूमरेटर सेम कर लिए, तो हम भी कर लेते हैं। उसमें क्या है, A ε0/D और कहाँ गया है तुम्हारा K3 + 2K1 K2, 2 घुसाना है अंदर, और नीचे आ जाएगा 2K1 + K2, ये इस तरह से पूरी तरह से। तो K3 के साथ जो है 2K1 K2, ऐसा कोई आंसर मुझे दिख नहीं रहा वैसे। तो बेटा ये जो आंसर है इसको आप ध्यान से देखो, इसको जो है यहाँ पे हम लोग एक बार और तरीके से लिखते हैं थोड़ा, ताकि आप ऑप्शन से मैच कर जाए। अपने को ऑप्शन में जो है ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर एक करना है, सारा न्यूमरेटर अगर मुझे एक करना है तो मैं कॉमन चीज़ उठा लेता हूँ, A ε0/D, और नीचे जो है यहाँ पे K1 K2 आ जाएगा, K1 + K2 ब्रैकेट में K3 प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, K1 K2, और पूरा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर पूरा एक कर लेते हैं, K1 + K2। अब देखिए आप लोग, ये K1 K3 और K2 K3, ये देखा K1 K3 K2 K3, और ये आपका 2K1 K2 यहाँ पे मैच हो गया है ना। इनके हिसाब से आंसर लाया मैंने, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया लंबा वाला मेथड। अभी भाई एकदम सस्ता वाला मेथड जो हमेशा मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, बहुत ही सस्ता वाला मेथड है, कभी कभी काम करता है वैसे ही, लेकिन इस क्वेश्चन में कर गया भाई, इस क्वेश्चन में काम कर गया। क्या मेथड था, ऐसे ही इमेजिन करो भैया, अंदर कुछ है ही नहीं, अरे अंदर कुछ नहीं है मतलब K1 K2 K3 सब एयर है, सब क्या है, एयर है, ऐसे मान लो। तो अगर ऐसे मान लिया तो सब एयर है, मतलब K1 = 2, K2 = K3 = 1 मानना पड़ेगा, सब कुछ एयर भर दिया हमने। और अगर ऐसा है तो फाइनल आंसर आना चाहिए A ε0/D। सारे ऑप्शन में डाल के रखो भैया, सारे ऑप्शन में K1 K2 की वैल्यू जो है, K3 की वैल्यू 1 डाल के रखो। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है फाइनल आंसर A ε0/D निकल के आता है, वो 2 नंबर कर लेना,
है ना, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन जो है जेईई में पहले भी आ चुका है, जिसमें थोड़ा सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म ln ऑफ k का जो है फॉर्मूला लगाया था, उसके हिसाब से जो है ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल मानूंगा मैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपने को जो है बिल्कुल टिप्स पे रखने होते हैं, और शॉर्ट ट्रिक से आप करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 इज द ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। इस तरीके से जो है दोनों मेथड से मैंने आपको बताया है। सेकंड वाला मेथड एग्जाम में आपको करना होता है, पहले शॉर्टकट से करो, नहीं आए तो फिर लंबा वाला मेथड, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए जो है टाइम इज अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस एग्जामिनेशन नाउ। पहले ऐसा नहीं था, अभी जो है स्पीड एंड एक्यूरेसी, फिर से बता रहा हूँ, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज द की ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर नाउ एटलीस्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था उसके हिसाब से। यहाँ पे जो है स्पीयर की जगह डिस्क है बेटा, डिस्क थी ये, डायग्राम में तो दिख ही रहा है आपको, ये डिस्क है बेटा, डिस्क, स्पीयर हटाओ, डिस्क है मान लो, और जो मूवमेंट जो क्या बोलते हैं एक्सिस है वो यहाँ सेंटर से पास कर रही है बड़े वाले स्पीयर के, इतना सा इसमें जो है करेक्शन है। बाकी सब जो है क्वेश्चन डायग्राम से समझ में आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना, बड़ी सी डिस्क है, उसमें से r/2 की कैविटी निकाल दी, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। तो आप देखिए एक बड़ी सी डिस्क ले लेते हैं, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, सेंटर के अबाउट, कोई बता देगा, mr²/2 आएगा। क्या आएगा? mr²/2, बड़ा सिंपल था ये तो, कुछ टाइम पास था। उसके बाद कैविटी की बात करते हैं, कैविटी यहाँ पे है, कैविटी जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। कैविटी रेडियस की कितनी है? r/2 की। अगर रेडियस आधी होगी तो एरिया कितना होगा? एरिया क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि डिस्क है, 2D है कि नहीं। एरिया हो जाएगा a/4, रेडियस से आधी तो एरिया हो जाएगा 1/4, एरिया 1/4 हो गया तो मास भी कितना हो गया? 1/4। तो m/4 का जो है मास इसका हो जाएगा, रेडियस r/2 है, रेडियस कितनी है? r/2। और एक और चीज, यहाँ पे जो एक्सिस है वो बड़े वाले स्फीयर का सेंटर है, मतलब ये छोटे वाली कैविटी का टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सिस है। टेंजेंशियल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो mr²/2 सेंटर के अबाउट प्लस mr² साइड वाला, है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला होता है? 3/2 mr², है ना, मतलब 3/2 मास कितना है? m/4, और r² मतलब r²/4, ये आ रहा है अभी, ये m है और ये r है, 3/2 mr², ये फॉर्मूला होता है डिस्क के लिए, टेंजेंशियल एक्सिस के लिए। तो उसी से तो 3/2 mr² डाल दिया। सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 इंटू m/, ये mr² बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, तो 3/32 आ रहा है, 3/32 mr², है कि नहीं। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ओरिजिनल में से ये कैविटी वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। mr²/2 में से 3/32 हटा दिया तो कितना बच रहा है आपका? 13/32। यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, 3 नंबर ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा ही छपरी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, बस इसमें ध्यान रखना, इधर लिखा गलत है, डिस्क है, डिस्क के बारे में अगर एक क्वेश्चन है तो आपका आंसर आता है 13/32, इसमें से हटा दो 13/32 mr²। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद देखो, ये तो बेटा क्लास नोट्स है ना, ये तो सिंपल सीपी सिंह बुक में भी छपा हुआ है, तो मेमोरी वैसे सिंपल। अगर दो बबल चिपक जाते हैं, ऐसे दो बबल अगर चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कॉमन इंटरफेस जो है ना, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो दबा देगा दूसरे वाले को, छोटा वाला बबल बड़े वाले को दबा देगा। इस तरह का कुछ सरफेस आपको देखने को मिलता है, इस तरह का सरफेस अंदर घुसा हुआ है ना, कॉमन सरफेस आ जाता है। उसकी रेडियस पूछ रहा है, उसकी रेडियस सबको पता है कितनी आती है? r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। अरे 3 और 4 ऑप्शन सेम ही है यार, 3 और 4 ऑप्शन जो है सेम ही छपे हैं, तो इसका पता नहीं क्या करना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। अरे यार टाइम पास है यार, फॉरवर्ड बायस में जो है आपको ढूंढना है कौन सा डायोड है। तो ये आपका ट्रायंगल मतलब क्या होता है भाई? पी होता है, ट्रायंगल मतलब पी, और डंडा मतलब एन साइड होता है। तो आप देखिए पी साइड को जो पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए, हायर पोटेंशियल होना चाहिए, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे -15 है, तो ये 0 हो गया, ये -15 हो गया। आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस में, किसमें? ये फॉरवर्ड बायस में ये है कि नहीं। आइडेंटिफाई डायोड कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी जो है नहीं है, और ये वाला भी नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिंपल सा था, तो क्या बोलूँ मैं इसमें, टाइम पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो है आपका हाइड्रोजनिक एटम का क्वेश्चन है। हाइड्रोजनिक एटम मतलब He+ आयन के बारे में बात हो रही है, और हाइड्रोजन तो है ही अपना, है कि नहीं। हाइड्रोजन की रेडियस को उन्होंने साफ साफ नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया हाइड्रोजन की रेडियस को? उन्होंने बोला A0, हाइड्रोजन की रेडियस को। और हाइड्रोजनिक एटम की रेडियस और हाइड्रोजन की रेडियस फर्स्ट वाली, उसमें क्या रिलेशन होता है? A = A0, और इसमें होता है n²/z, है ना। तो A0 को A0, n² मतलब हाइड्रोजनिक एटम, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, बाई ये 2, z = 2 है क्योंकि हीलियम आयन है, A0 × 8, तो रेशो लेंगे तो 1/8 आएगा, 4th नंबर का। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है कि नहीं। ये फार्मूला जिसको पता है n²/z, उसको जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इस पेपर का सबसे लेंदी क्वेश्चन अगर कुछ है तो ये है आपका टाइम कंज्यूमिंग, कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखिए। कन्वर्जन वाला आइस जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है, और उसको जो है 1 ग्राम आइस है, उसको घुमा के जो है अपने को सुपर हीटेड स्टीम बनाना है। 100 डिग्री वाली भी स्टीम बनती है, उससे भी जो है हीट करना है उसको, 110 डिग्री सेल्सियस वाली जो है स्टीम बनाना है। तो आइस से स्टीम तक जर्नी फॉलो करनी है, मेरे साथ फॉलो करना, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए। अब जो है अपने पास पहले क्या है? आइस है, टेम्परेचर कितना है इसका?
-10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है अपने पास, है कि नहीं, कन्वर्ट करेंगे स्टीम में। तो पहले जो है आइस क्या होगा, ठंडा होगा, और पहले आइस बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, है ना। -10 डिग्री से लेके जो है क्या बोलते हैं, ठंडा नहीं हुआ, हीटिंग हो गई उसकी, तो -10 डिग्री से लेके जो है नॉर्मल आइस बना 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आइस की हीटिंग हो रही है, आइस की क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। क्या फॉर्मूला हीट का, हीट इन्वॉल्व कितनी होगी, Q = ms डेल्टा टी, है ना। m मतलब मास, मास कितना है बेटा, ग्राम में रखो, क्योंकि अपने पास हीट ग्राम में है, कैलोरी में लाना है ना आंसर, तो ग्राम कितना है, 1 ग्राम है कि नहीं। तो m मतलब 1, s हाइट का s कितना होता है, स्पेसिफिक हीट 1/2 कैलोरी पर ग्राम, 1/2। डेल्टा टी कितना है, 10 का है, तो सिंपल है, 5 कैलोरी हीट लगी, है ना, 5 कैलोरी हीट लगी आइस को जो है -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लाने में। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, आइस में कन्वर्ट हो गया वाटर में, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस टू वाटर फेज चेंज जब होता है तो आपको पता होना चाहिए कितना स्पेसिफिक हीट होता है, 80, है ना, और कैलोरी में मास तो 1 ग्राम है, तो डायरेक्ट 80 की हीट लिख दूँ, Q = 80 कैलोरी, 80 कैलोरी तो यहाँ पे लग गई, है कि नहीं, मास तो 1 है ना, तो m क्यों लिखना, फिर m इंटू लैटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूजन, है ना, m इंटू LF। तो वो सब होने के बाद जो है वाटर बन जाएगा। उसके बाद वाटर को गर्म करते हैं, वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, है ना, ms डेल्टा टी फॉर्मूला चल रहा है, ms डेल्टा टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। m कितना है भाई, 1 ग्राम, s कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बोलिए 1 कैलोरी पर ग्राम, है ना, और डेल्टा टी जो है 100 का है। तो यहाँ पे जो है 100 कैलोरी की हीट इन्वॉल्व है, यहाँ का क्यों कितना है, 100 कैलोरी की हीट इन्वॉल्व है। अब वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, है ना, फेज चेंज फिर से, तो फेज चेंज है 1 ग्राम अपने पास सब्सटेंस है, तो डायरेक्ट लिख दूँ 540 कैलोरी, है ना, 540 कैलोरी डायरेक्ट जो है 1 ग्राम पानी को, उबलते हुए पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी लगती है, वो लिख दिया। उसके बाद फिर से जो है अपने को स्टीम को सुपर हीट करना है, 10 डिग्री से जो है उसको बढ़ाना है, 110 डिग्री पे ले जाना है, तो फिर ms डेल्टा टी लगेगा, मास 1 है, s की वैल्यू अब कितनी है स्टीम के लिए, 1/2 है ना, अपनी जो है आइस है और स्टीम है, दोनों के लिए s की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1/2 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो 1/2, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 से हीट की है, फिर से 5 कैलोरी आ जाएगा। तो ये 5 कितना हो गया, 10 और 80 क्या बोलते हैं 90, और क्या बोलते हैं ये 190 और 540, तो 700 कुछ है, 730 कैलोरी, ये आ गया फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, है ना। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन आपको करने हैं, बट आप देखिए मैंने 2-3 स्टेप में ही किया है इसको, है ना, लंबा नहीं करना है ज़्यादा, छोटे छोटे स्टेप निपटाना है, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। इससे कई मुश्किल क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं मिक्सिंग के, ये तो बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंदी था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का है ना, एक क्यूब के अंदर चार्ज रखना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे कई मुश्किल क्वेश्चन हम लोग जो है क्लास में कर चुके हैं। तो क्या बोला गया है, एज जो है ये जो एज है क्यूब का, यहाँ पे जो है अपने को चार्ज रखा गया है ना, और इस क्यूब से जो है फ्लक्स पूछ रहा है। तो कैसे करना होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे भी करके इस चार्ज को क्या है सेंटर पे ले आओ। इमेजिन करो, मैं छोटा सा रफ ड्राइंग बना रहा हूँ, आप क्या करो, एक और क्यूब बनाने का यहाँ पे ट्राई करो, एक और क्यूब जो है हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ अगर आगे ऐसे, है कि नहीं, और ये वाला सरफेस बना लूँ, इसको भी एक्सटेंड करूँ आगे, इस तरह का क्यूब बनता हुआ अपने को दिखेगा। एक और क्यूब इसके बाजू में रख दो, है ना, इसके बाजू में एक और क्यूब रख दो, है कि नहीं, तो दोनों के जो है बेस के सेंटर पे आ गया वो, और ऐसे दो क्यूब ऊपर है, 2 क्यूब और नीचे डाल दो, तो कंप्लीटली ये क्या आ जाएगा, चार्ज सेंटर पे आ जाएगा। और फिर ये चार्ज क्यूब जो बने हैं, ये 2 और नीचे के 2, इन चारों के बिल्कुल जो है सेंटर पे अगर चार्ज आ गया तो चारों में से जो है फ्लक्स इक्वली निकलेगा। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ये आंसर है आपका Q/4 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर आपने क्लास नोट्स फॉलो किए हैं तो आपको पता चलेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अपने पास जो है क्या बोलते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन आ चुका है ना, बड़ा सिंपल है। क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब उसका जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, क्लोज वाले का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L, V/4L होता है अगर एंड करेक्शन ना पकड़े तो, है कि नहीं। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, 9th हार्मोनिक में है वो, है ना, 9th हार्मोनिक में है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9V/4L, ये आ गई अपनी क्लोज हार्मोनिक, क्लोज क्या बोलते हैं ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप की तो फ्रीक्वेंसी सबको पता है, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, उसमें भी कौन सा चल रहा है भैया, 4th वाला चल रहा है हार्मोनिक, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है कि नहीं। और क्लोज वाले की लेंथ दे रखी है भाई, कहाँ है क्लोज वाला, इसकी लेंथ दे रखी है, L दे रखा है अपने को, L0 जो है, LC जो है वो दे रखा है अपने को, है ना, ये ओपन है ये क्लोज है, तो इस तरीके से दे रखा है। फाइंड लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों फ्रीक्वेंसी को इक्वल करने को बोला है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम करने को बोला है, तो लिख देते हैं बढ़िया 9V/4 इंटू LC, LC मतलब क्लोज वाले की लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, 10 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 4V/2 L0, है ना, यहाँ पे से 2 बच जाएगा, 4 और 2 8, 9/8, V भी तो कट गए, 9/8 जो है मेरा आंसर आता है, और ये 10 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपका,
80/9 कुछ आ रहा है, हाँ ये रहा 80/9, 1 बाई ये आता है नॉट 80/9 आपका आंसर आता है। तो कुछ भी नहीं था इसमें, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उनके द्वारा हम निकाला कि भाई 9th हार्मोनिक और क्या बोलते हैं 4th हार्मोनिक केस वगैरह कैसे जो है मल्टीप्लाई होकर फ्रीक्वेंसीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और क्लास में बकायदा नोट्स में लिखा के देता हूं मैं कि दो प्रकार से जो है कैपेसिटर के ऊपर आप जो है चार्ज डाल सकते हो, एक बैटरी कनेक्टेड रख के और एक बैटरी डिस्कनेक्ट रख के। अच्छे से लिख के देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी, Q1 चार्ज है, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दी रे बेटा तो चार्ज जो है कहीं हिल नहीं सकता, चार्ज को कौन चेंज कर सकता है, बैटरी। तो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, तो नया चार्ज भी क्यू ही आएगा, रेशो कितना आएगा 1 आएगा, बात खत्म। कितना सिंपल है यार, है ना। इस तरह से जो है अगर आप थ्योरी वाले पॉइंट याद रखते हो तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, एक लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं। बस थोड़ा सा नॉलेज आपको बेसिक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी ग्राफ है भाई, एक नंबर तो दिया मैंने सीधा। एनसीईआरटी ग्राफ है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, है ना, एक नंबर आंसर है, खत्म बात। नेक्स्ट, इफ होल YDSC apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu then what happens। अरे यार क्या बोलने का अभी यार, है ना, बिल्कुल जेई का लेवल खराब कर दिया इन लोगों ने यार। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, हमने क्लास में कितनी बार देखा है कि जो बीटा होता है, फ्रिंज विड्थ होती है, पानी में डालने के बाद या किसी मीडियम में डालने के बाद बीटा बाय म्यू हो जाता है, कम हो जाती है, फ्रिंज विड्थ जो है आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आंसर इसका आता है, सिंपल था, आप क्या बोलूँ मैं इसमें। नेक्स्ट, 2 spherical black bodies of radius 0.8 meter and 0.2 meter are at temperatures of 400 and 800 Kelvin respectively। तो यार इसको सिंपल करते हैं यार, कौन टाइम पास करेगा। आप देखो इसको अगर मैं 4R बोल दूं ना तो ये आपका R हो जाएगा रेडियस वाइज, है कि नहीं। तो सिंपल कर देते हैं। टेम्परेचर को इसको अगर मैं T बोल दूं तो ये आपका 2T हो जाएगा, दुप्पट है, 2 गुना है कि नहीं। रेशो तो लेना होता है और क्या। तो आपने को क्या बोला है, फाइंड रेशो ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस मतलब हीट का जो रेडिएशन का जो रेट होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या है ना, dQ/dt, रेडिएशन पावर जिसको बोलते हैं, सिग्मा EA T⁴, सिग्मा EA T⁴। E तो आपको पता है ब्लैक बॉडी, तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी। A मतलब एरिया, तो यहाँ पे πr² लिख दूं, ये पाई 4πr², है कि नहीं, इस तरह से। तो मुझे बताइए रेट ऑफ हीट लॉस जो है आपका, उसका रेशो पूछा है। रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल बच गया, रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल बच गया बेटा। सिग्मा तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, 4π भी आपका जो है कांस्टेंट है, T⁴r², इससे प्रोपोर्शनलिटी है। तो फटाफट रेशो डाल देते हैं। रेशो जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर का रेशो की पावर 4 और रेडियस का रेशो की पावर 2। टेम्परेचर का रेशो कितना है, तो बेटा क्या बोलते हैं अपने को 1/2 किसको बोलना है ना, T1/T2, तो इसको 1 बोला, 1/2 आ जाएगा टेम्परेचर रेशो, 1/2 की पावर 4 इंटू R1/R2, R1 ये है अपना, तो 4 का रेशो जो है यहाँ पे उसकी स्क्वायर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1/16 इंटू 16, 1 आ गया तो यार टाइम पास 1, है ना। तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर रखे हमने, तो फॉर्मूला बेस है। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी खास है कि नहीं। इस तरह का जेईई मेन में पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल जो है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक, बहुत ही छपरी सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अपने को बोला एक लेंस है भैया, लेंस ले लो। लेंस को क्या कर रखा है, सिल्वरिंग कर रखी है। लेंस प्लस मिरर सिस्टम जो है किसकी तरह काम करता है ना, वन शॉट में भी आपने देखा होगा, लेंस प्लस मिरर सिस्टम जो है अपने को मिरर की तरह काम करता है ना। पावर ऑफ लेंस अगर हमने निकाल ली और पावर ऑफ मिरर अगर हमने निकाल लिया, तो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर करेंगे तो अपने को जो है रिजल्टेंट मिरर जो बनेगा इसका, उसकी पावर मिल जाएगी और फोकल लेंथ भी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, एक लेंस और एक मिरर है, इसके इक्विवेलेंट क्या होता है, एक मिरर होता है ना। और क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज उसकी तरफ ही, इमेज उसी के ऊपर बने, ऑटो कोलिनेशन होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इनका इक्विवेलेंट एक मिरर है तो मिरर के सामने कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे कि वहीं पे इमेज बन जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहले इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना आंसर हो जाएगा। निकाल लेते फटाफट। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बोलो, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बोलो, 1/μ, 1/μ नहीं, μ - 1, 1/r1 - 1/r2, है कि नहीं। तो यहाँ पे μ - 1, μ कितना दिया, μ - 1 कर लेते हैं, μ - 1, 1/r1 - 2/r आ जाएगा, सबको पता है। एक रेडियस पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, अपना सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों रेडियस आ रहे हैं, तो 2/r आ गया, पावर ऑफ लेंस आ गई, है कि नहीं। मिरर की पावर क्या होती है बेटा, मिरर की पावर है ना, ये इसकी रेडियस कितनी है, आ रही है ना। जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसी को मिरर बना दिया है, तो रेडियस आ जाएगी, तो फोकल लेंथ आ जाएगी r/2, तो पावर ऑफ मिरर आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2/r, r/2 तो क्या है तुम्हारा फोकल लेंथ है, 1 फोकल लेंथ इज पावर, तो 2/r आ गई, है ना। तो टोटल पावर कितनी आएगी, टोटल पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला है। 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस मतलब यहाँ पे आएगा μ - 1 इंटू 4/r, 2 टाइम्स कर दिया है, प्लस पावर ऑफ मिरर इज 2/r।
यहाँ पे जो है हम लोग अगर 2/r को कॉमन उठा लें, 2/r को कॉमन उठा लें हम लोग, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 म्यू माइनस 2 प्लस 1, तो 2 म्यू सही है क्या, 2 म्यू माइनस 2 बच रहा है ना एक, हाँ सही है, प्लस 1, तो 2 म्यू माइनस 1 बचेगा एक, कहाँ गया ऐसा 2 म्यू माइनस 1, ये वाला आंसर है। 2/r भी यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये तो आ गई आपकी क्या बोलते हैं टोटल पावर आ गई, क्या आ गई है टोटल पावर। ये नहीं चाहिए हमें, फोकल लेंथ चाहिए, क्या चाहिए फोकल लेंथ। इसका उल्टा करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ इसमें कितनी आ रही है r/2 इंटू ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 1, ऐसे कुछ तो आ रहा है कि नहीं, फोकल लेंथ है ना। अपना आंसर है फोकल लेंथ है क्या, नहीं, अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए है ना। दूना कर दो इसके, 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 हट जाएगा और मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा 3 नंबर का। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। किस फॉर्मूला बेस्ड था कि भाई एक लेंस और एक मिरर को सिल्वरिंग जब करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, रिजल्टेंट क्या बनता है, एक मिरर बनता है जिसकी पावर निकालते हैं हम लोग, टोटल पावर इज इक्वल 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। उसके ऊपर बेस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें है ना। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। हमने पिन वाले क्वेश्चन कर रखे हैं जिसमें जो है क्या बोलते हैं नीचे कटोरी होती है, कटोरी में पानी रखा होता है, पिन एक्सपेरिमेंट वाले, कितने मुश्किल क्वेश्चन कर रखे हैं। उसके मामले में जो है कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट एट एन सरफेस ऑफ सीरियम एंड लिथियम, वर्क फंक्शन आर रिस्पेक्टिवली, वर्क फंक्शन दिए भाई 1.9 वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम, अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता। क्या बोल रहा है भाई, लाइट वेवलेंथ कितनी 550 नैनोमीटर, तो एनर्जी निकाल लेते हैं। इस के फोटोन की एनर्जी, इस लाइट के वेवलेंथ अपने को पता है तो एनर्जी निकाल सकते हैं 12400 अपॉन 5500। ये 5500 कहाँ से आया, नैनोमीटर में है ना, अपन एक्स्ट्रा में डालते इधर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों निकल गए 55 और 125, तो लगभग जो है मेरे ख्याल से कितना आ रही है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी आ रही है लगभग, है ना। 50 का 2.5 करोगे तो 125 के आसपास आता है। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी आ रही है कि नहीं। इसका मतलब अपने को जो है वर्क फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली ये है, तो 1.9 वाला वर्क फंक्शन जो है चल जाएगा। अपने को क्या चाहिए होता है, फोटोन की जो एनर्जी चाहिए होती है वो वर्क फंक्शन से क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। वर्क फंक्शन 1.9 किसका है बेटा, पहला कौन है, सीरियम है ना। लिथियम का कट टू कट आ रहा है, वैसे भी वो रफ कैलकुलेशन है तो लिथियम वाला नहीं कर पाएगा। सीरियम जिंदाबाद, सीरियम ओनली है ना, सीरियम से ही जो है इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और काइनेमेटिक्स जो है थोड़ा मिक्स कर दिया है ना। अच्छा क्वेश्चन तो बोलने का मन नहीं कर रहा है इसको, बट पेपर के लिहाज से जो है अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। एनीवेज ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है मैंने फॉर्मूले बना के देता हूँ हमेशा जो है क्लास में। हम लोग ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रोजेक्टाइल मोशन घुसा के एक अलग से फॉर्मूले बना के मैं देता हूँ। तो उस तरह का जो है क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन को है फेंक दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को जो फेंका है तो स्पीड कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन को फेंकी गई है, मिली है। तो ये v0 स्पीड जो है, vx स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो कभी नहीं हिलेगी। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के बीच में वर्टिकल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, वर्टिकल। अगर फोर्स वर्टिकल है तो एक्सेलरेशन भी कहाँ आएगा, वर्टिकल में। अगर एक्सेलरेशन वर्टिकल में है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं हो सकती। इनिशियली जितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड थी उतनी ही एंड में भी हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी, 10⁻⁶ ही रहेगी। वर्टिकल स्पीड कैसे निकाले सर, तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी थी, 0। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो t टाइम के बाद जो है वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, 80। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ई फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन आ गया, इनटू टाइम t करोगे तो आपको जो है क्या बोलते हैं वर्टिकल स्पीड मिल जाएगी vy पता लगा लिया। टाइम कैसे निकाले सर, टाइम पास यार कैसे निकालोगे, 10 सेंटीमीटर चलना है, स्पीड दी है, टाइम निकाल लो। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है अपने को पता है डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर, और जो है स्पीड है 10⁻⁶। तो आपके पास टाइम आ गया 10⁻⁷ सेकंड। इतना कम समय 10⁻⁷ सेकंड है कि नहीं। इतने कम समय में जो है कितना जो है उसके पास वर्टिकल स्पीड आ जाएगी, निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू 1.6, 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिए कि भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए बिल्कुल 9.1 दिए। टाइम तो अभी निकाल लिया 10⁻⁷ अपॉन m। इलेक्ट्रॉन का मास सबको होता है, पता होता है 9.1 10⁻31। तो 9.1 9.91 नमस्ते हो चुका है यहाँ पे है कि नहीं। कितना बच रहा है सर हमारे पास, 10⁻⁻19 और -7 26 हो गया। 10⁻5 बच रहा है मेरे पास एक 1.6 इंटू 10⁻5, ऐसे कुछ मेरा आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं। सही है क्या बेटा, 31 है ना, 26 हाँ 5 1.6 10⁻5 इस तरीके से। और अगर 10⁻6 में लिखूँ मैं तो 0.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये मेरी वर्टिकल स्पीड निकल के आ रही है। क्या पूछा इसमें, वैल्यू ऑफ vy पूछिए, वही पूछिए। तो आप देख सकते हो 1.6 10⁻5 कहाँ आंसर गया अपना, ये रहा, यहीं पे आंसर आ गया था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल स्पीड से टाइम निकालना है और फिर v = 80 से वर्टिकल में फाइनल स्पीड निकालनी है एक्सेलरेशन से टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बहुत ही जो है मॉडरेट कैटेगरी में पेपर के रखता हूँ मैं अभी तक का, तो है ना। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट कॉन्सेप्चुअली फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट का PYQ है।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो है, लास्ट 2 साल पहले जो नीट आया था 2023 में, उसमें जो है क्या बोलते हैं 22 में उसमें क्वेश्चन आया था, पूरा का पूरा रिपीटेशन है, तो ध्यान सुनना कैसे करेंगे इसको। 3 लेंस दे रखे यहाँ पे, कितने लेंस दे रखे? 3, और तीनों का मिला के जो है अपने को नेट क्या निकालना है? पावर निकालना है कि नहीं? तीनों का मिला के आपको नेट जो है पावर निकालना है। तो सेपरेट लेते हैं इनको पहले। ये कौन सा लेंस है भैया? पहला ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल गया अपने को, प्लस बीच में कौन है भाई? ये खतरनाक लेंस, ये अपना कॉनकेव लेंस आ गया बीच में, और फिर एंड में जो है फिर से कौन आ गया? अपना प्लेनो भैया आ गए, फिर से प्लेनो आ गए, है कि नहीं? और रेडियस सारे जो है मेरे ख्याल से नहीं, सारे नहीं, अलग अलग रेडियस है भैया, R1 R2 है, अलग अलग रेडियस है। तो ध्यान से देखिएगा रेडियस के बारे में, ये अपना R1 रेडियस है और ये R2 रेडियस है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा R1, ये भी हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये भी हो जाएगा R2, चिपके हुए रेडियस है ना, तो ये और ये कॉमन आ जाएंगे, ये R1 R1, ये R2 R2, इस तरीके से, है कि नहीं? R1 R2 की वैल्यू को ध्यान से देखिएगा। अब जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर लिखनी है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1, है कि नहीं? यहाँ का म्यू कितना है बेटा? 4/3 है। 4/3 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दूँ, 1/3। 4/3 माइनस 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/3। तो देखो 1/3 आ गया यहाँ पे, है कि नहीं? और यहाँ पे 1, एक तो रेडियस तुम्हारी मर गई तो 1/R1 आ जाएगा सिंपल, है कि नहीं? कन्वर्जिंग लेंस है, पावर पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह से जो है 1/3 R1 मतलब 1/3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है भैया? R1 दिया क्या अपने को? नहीं दिया, तो 1/3 R1 सिंपल। तो पावर ऑफ पहली पावर आ गई, P1 इज 1/3 R1। उसके बाद जो इस लेंस पे आ जाओ, कौन सा लेंस है ये? है ना, कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, इसकी पावर नेगेटिव आनी चाहिए, ध्यान से रखना। तो पावर देखते हैं, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, इसका म्यू कितना है? 3/2, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, म्यू माइनस 1, और उसके बाद 1/R1 और माइनस 1/R2, 1/R1 प्लस कर देता हूँ 1/R2, और एक माइनस बाहर ही उठा लेता हूँ, अब मुझे पहले से पता है माइनस आने वाला है। तो माइनस 1/2, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपका जो है इसका पावर आ जाएगा कॉनकेव लेंस का। उसके बाद फिर से जो है मेरे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, बट इसकी पावर जो है पॉजिटिव लिखनी है, मुझे पता है पहले से, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो फिर से वही फॉर्मूला आएगा, 1/3 R2, जैसे यहाँ पे था वैसे R1 की जगह बस R2 आ जाएगा। अब तीनों पावर को ऐड करना है, तो क्या कर सकते हैं? तीनों पावर को ऐड करते हैं, क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, घंटा कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो क्या करें? चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पी नेट तीनों को जो ऐड करना है, 1/3 R1, कैलकुलेशन है भैया, मैथमेटिक्स लग रहा है मुझे, तो फिजिक्स का पेपर है ही नहीं है, स्कैम है हुआ आपके साथ। माइनस 1/R2, 2R1 बेसिकली, माइनस 1/2 R2 प्लस 1/3 R2। अब R1 और इकट्ठा कर लो, 1/3 R1 माइनस 1/2 R1, मतलब आपके पास बचेगा माइनस 1/6 R1, ये एक टर्म बच जाती है। इधर क्या बच रहा है? माइनस 1/2 प्लस 1/3, है कि नहीं? तो फिर से माइनस आपके पास 1/6 R2, ये टर्म बच जाती है। तो क्या कॉमन ले लिया जाए? ये अगर मैं कॉमन ले लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं इसको, है ना, माइनस 1/6 अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। बेसिकली R1 R2 ऊपर आएगा और -6 के साथ आएगा। ये मेरी पावर आ रही है, कहाँ गया? R1 प्लस R2 माइनस के साथ, ऊपर कहाँ है? ये रहा, और नीचे 6, ये आ गया ना 3 नंबर का ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है पूरा कैलकुलेशन है बेटा, मैथ का सवाल है तो बोलूँगा, क्या बोलूँ अभी इसमें? फॉर्मूला रटने हैं, फॉर्मूला तो सबको रटे रटाए होते ही हैं, और अच्छे सॉल्व करना है बिना सिली मिस्टेक किए हुए, तो मैथ का क्वेश्चन है कि नहीं? नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक इस क्वेश्चन से बताना चाहूँगा, नीट का PYQ बेटा, तो नीट के PYQ भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली नीट के ही अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने JEE के पेपर तो जो है बहुत मुश्किल थे, हमारे ज़माने की बात अलग थी। अभी जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, नीट के PYQ कर लो यार, उसी से क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोलो अब मैं। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन कुछ है अगर इसमें तो ये है, लेकिन 1D क्वेश्चन है, 1D में तो हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, है कि नहीं? अदर हमारे बच्चे तो विदेश वाले होते ही हैं, क्योंकि 1D कौन पढ़ाता है? यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना? तो स्पीड दी अपने पास 30 डिग्री का जो है एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को क्वेश्चन का, लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी, टोटल जर्नी का नहीं, अपवर्ड जर्नी मतलब एसेंट का लास्ट सेकंड, है कि नहीं? तो जो एसेंट का लास्ट सेकंड होगा उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ध्यान से देखिए, जर्नी ऐसी होगी इसकी, यहीं तक देखना है, इसके आगे जाना नहीं अपने को, है कि नहीं? अब इसके कंपोनेंट कर देते फटाफट, हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल स्पीड कर लेते हैं। तो बेटा हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी रे? हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी, कौन बताएगा? कमेंट में डालो। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होगी आपकी वो 60 cos 30 होगी। 60 cos 30 इज 30√3, है कि नहीं? तो 30√3 यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई, और sin 30 वाला ऊपर जाएगा, मतलब 30 ऊपर जाएगा, वर्टिकल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती, वर्टिकल वाली स्पीड चेंज होती रहती है। अब ध्यान सुनना,
क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकंड। तो पहले सेकंड में जो है जब यहाँ पे जाएगा तो वर्टिकल स्पीड हो जाएगी 20, एक सेकंड में 10 से स्पीड कम हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल तो सेम रहती है। तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी कम हुई, 10 से कम हुई, ऑब्वियस सी बात है ना, ग्रेविटी काम ही होता है हर सेकंड में 10 की स्पीड उड़ाना। तो पहले स्पीड 30 थी, बाद में स्पीड कितनी हुई 20 हुई, तो एवरेज स्पीड कितनी आई 25, और एवरेज स्पीड अगर 25 है तो डिस्टेंस कितना कवर किया पहले सेकंड में 25 मीटर, कितना कवर किया 25 मीटर। एवरेज स्पीड इनटू टाइम इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो 25 मीटर पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया है। अब बात करते हैं लास्ट सेकंड की, अब ध्यान सुनना, फाइंड द रेशियो ऑफ क्या बोलते हैं कवर्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी में टोटल कितने सेकंड है, 30 की अगर स्पीड है तो 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। फिर सुनना, वर्टिकल स्पीड अगर 30 की है तो ग्रेविटी को जो है 3 सेकंड लगेंगे उसको जीरो करने में, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने हैं। 3 सेकंड की अपवर्ड जर्नी है, उसमें लास्ट सेकंड बोल रहा है, लास्ट सेकंड मतलब तीसरा सेकंड। तो तीसरे सेकंड में क्या होगा, तो दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड बच जाएगी 10, और लास्ट के सेकंड में मतलब तीसरे सेकंड में स्पीड हो जाएगी 0। तो ये जो लास्ट का सेकंड है उसमें स्पीड 10 से लेकर 0 तक गई है, मतलब एवरेज कितनी आई 5। तो 5 का डिस्टेंस चला होगा, तो एक 25 है और एक 5 है, तो 1:5 का रेशो या 5:1 का रेशो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस का मिल जाता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप टिपिकल क्वेश्चन करोगे बुक्स वाले क्या बोलते हैं टिपिकल सोल्यूशन निकालोगे तो S=UT+half वगैरह वगैरह, लेकिन मैं हमेशा जो है आपको पढ़ाता हूँ, किससे पढ़ाता हूँ, एवरेज स्पीड वाले मेथड से। यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ के देख लो, एवरेज स्पीड वाले मेथड से इतना सस्ता आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और हम क्लास में इसकी कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। एवरेज स्पीड वाली मेथड जो है आप देखिए, उससे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन खतरनाक है, क्योंकि आपका फेवरेट जो है यहाँ पे असर्शन रीजन आ चुका है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फ्रिंजेस कम क्लोजर इन डेंसर मीडियम इन YDSC। YDSC चल रहा है, डेंसर मीडियम में फ्रिंजेस आ चुके हैं, मतलब पहले रेरर में थे, तो रेरर से डेंसर मीडियम में जब फ्रिंज आएंगे तो बीटा बन जाएगा बीटा बाई म्यू, पूरा पैटर्न श्रिंक हो जाएगा, इसीलिए सारे फ्रिंज क्या आ जाए कम क्लोजर। बिल्कुल सही लिखा है, फ्रिंजेस विल कम क्लोजर बिकॉज पैटर्न श्रिंक्स इन द डेंसर मीडियम। ये तो हम पहले कर चुके हैं, इस तरह क्वेश्चन एक और भी चुका है पहले पेपर में। तो जो है फ्रिंजेस कम क्लोजर बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, अब ध्यान सुनना, बीटा जो है आपका बीटा बाई म्यू बन जाता है, इसलिए पैटर्न पूरा श्रिंक हो जाता है। बीटा बाई म्यू क्यों बना, ऐसे क्यों हुआ डेंसर मीडियम में जाने के बाद। बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा फ्रिंज विड्थ है लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी जो है वो तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हैं, डिस्टेंसेस है, उनको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीटा डिपेंड्स ऑन लैम्बडा, और डेंसर मीडियम में जाने के बाद लैम्बडा क्या बन जाता है, लैम्बडा बाई म्यू बन जाता है। लैम्बडा बिकम्स लैम्बडा बाई म्यू आफ्टर इट हैज बीन एंटरिंग इनटू द डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद लैम्बडा आपका लैम्बडा बाई म्यू बनता है। ऐसा क्यों होता है कि नहीं, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है ना, V=F लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, V इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो लैम्बडा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी के कारण जो है बीटा कम हो जाएगा। तो पूरा जो है लिंक है, तो आप समझ सकते हो डेंसर मीडियम में जाने के बाद लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्पीड ऑफ द लाइट कम होगी, F कांस्टेंट है तो लैम्बडा भी क्या होगा, कम होगा। लैम्बडा कम होगा तो बीटा कम होगा, बीटा कम होगा तो पूरा श्रिंक क्या हो जाएगा, पैटर्न क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ कनेक्शन इज मेड। इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 से जो है लॉजिकली स्टेटमेंट 1 तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब NTA क्या आंसर देगा मुझे नहीं पता, बट लॉजिकली जो है मुझे बिल्कुल फ्लो करेक्ट लग रहा है कि इस तरह से जो है दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 एक दूसरे से लिंक्ड जरूर है, अच्छे से लिंक है। नेक्स्ट, for hydrogen radius of first and second excited states are इतना radius of first and second excited states, इन शब्दों पे ध्यान दिया जाए। फर्स्ट एक्साइटेड बोल रहा है ना, मतलब यहाँ पे n=2 है और यहाँ पे n= क्या है 3 है, एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब जो है अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो है रेशो पूछ रहा है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहाँ से लाएंगे सर, तो भाई h/mv, ये लैम्बडा होता है, लैम्बडा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्बडा h/mv। और क्वेश्चन में रेडियस का मेंशन है, mv भी है रेडियस भी है, कुछ याद आ रहा है, mvr = nh/2π, mvr = nh/2π, है ना, एंगुलर मोमेंटम वाला जो लफड़ा है यहाँ पे, बोर मैग्नेटॉन वाला। तो ध्यान से देखिएगा, mvr = nh/2π, ये तो सबको पता है कि नहीं, बोर मैग्नेटॉन वाला। इसमें जो है मेरे को h/2π h/mv चाहिए, तो मैं निकाल लेता हूँ ना, r रहने दो इधर ही, 2π भी रहने दो, n भी ले दो, h/mv विच इज लैम्बडा, है ना। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आया बेटा, 2πr/n। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आया, 2πr/n, है ना। किसका रेशो चाहिए, लैम्बडा का, लैम्बडा का रेशो, लैम्बडा 1/λ2 इज इक्वल टू फॉर्मूला देख, r1/r2 इनटू n2/n1। तो देखिए लैम्बडा 1/λ2 निकालना है अपने को, बिल्कुल सही, लैम्बडा 1/λ2 निकालते हैं, r1/r2 5.3 अपॉन ये क्या है भाई, 84.8 डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 10⁻⁻11 ना, इसको भी 10⁻11 करना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या,
एनीवे अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो मैं बस आपको कैलकुलेशन जो है बता रहा हूँ, आप आंसर अपना निकाल लेना, वैसे सही लग रहा है वैसे। तो 10 की पावर -11 करने के लिए यहाँ पे मैंने 84 कर दिया इसको, तो 5.3 अपॉन 84.8 इंटू n2/n1, n2/n1 कहाँ गया बेटा, n2 का है अपना 3 है, 3/2 कर देते हैं, 3/2, तो 5/80 इज 1/16 के आसपास आ रहा है, इंटू 3/2 करोगे 3/32 के आसपास ये निकल के आता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो पक्का प्रिंट मिस्टेक थी। यहाँ पे जो है 5/8 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो उसको अगर मैं करूँ 5/8 अगर रखूँ, 5/8 इंटू 3/2 तो 15/16, हाँ ये आंसर है। इसका मतलब बेटा 10 की पावर -11 है, सॉरी यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, 10 की पावर -11 है, ये 10 नहीं है, तो 5/8 रखोगे आप, तो इधर से आंसर आता है आपका 15/16। और प्रिंट मिस्टेक होती रहती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ये था बेटा, लैम्बडा का फॉर्मूला 2πr/n था, उसके हिसाब से जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अब ये क्या है भाई, डीके कांस्टेंट, अरे भाई डीके कांस्टेंट आ गया, देखो रिड्यूस सिलेबस, जेई का स्कैम, रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे है कि नहीं, आपका जो है रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर आपको रेडियो एक्टिविटी थोड़ा भी आता है जी एडवांस के लिए आप पढ़ सकते हो उसको, तो आपको पता होगा कि डीके कांस्टेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है भाई, डीके कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हाँ नॉट ट्रू बोला मतलब फाल्स वाला स्टेटमेंट ढूंढना है, फाल्स वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। आपको जो है थोड़ा लॉजिकली बताता हूं, अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन लग रहा है तो मैं इसको लॉजिक सॉल्व करता हूं, बिना सिलेबस जाने आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, क्या ढूंढना है अपने को, फाल्स वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट देखो, डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेंपरेचर। अरे भाई दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब दोनों में से एक ही आंसर है, बता रहा हूं फिर से, फाल्स वाला ढूंढना है। पहले दो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब दोनों में से एक कोई पक्का क्या है, गलत है, और दोनों में से एक गलत है, नीचे वाले क्या होंगे, सही होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, नीचे वाले दोनों क्या होंगे, सही होंगे। फाल्स वाला ढूंढना है अपने को, तो ये भी सही है, नीचे वाला ये भी सही है, दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है, इन्हीं में से एक साला आंसर है, इन्हीं में से एक गलत वाला निकालना है अपने को। अब देखो डीके कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला भी आपको दिख रहा है, ln of 2/λ, इसमें टेंपरेचर का कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको ठोकना था। अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस भी लगा क्वेश्चन तो भी लॉजिक से मैंने सॉल्व करके दिखाया, कांस्टेंट है इसका मतलब टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और पहले दो स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब नीचे वाले दो ट्रू होंगे, उन्हीं में से दो का आंसर होगा, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है। वर्नियर स्केल अपना सिंपल सा, वर्नियर स्केल डिवीजन ऑलवेज हैज स्मॉल डिवीजन देन द मेन स्केल। अरे भाई सबको पता है यार, वर्नियर स्केल छोटी होती है और क्या बोलते हैं, मेन स्केल बड़ी होती है, बच्चा बच्चा जानता है ना। तो पहला ऑप्शन जो है स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, वर्नियर स्केल छोटी होती है, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला है, वर्नियर कांस्टेंट इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल। गलत गलत गलत, वर्नियर कांस्टेंट जो होता है, लिस्ट काउंट जो होता है वो सबट्रैक्शन होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन सबट्रैक्शन होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बनता है। बड़ा सिंपल आया था ये, तो इससे सिंपल आ नहीं सकता एक्सपेरिमेंटल में और असर्शन रीजन में, बड़ा सिंपल था, इसको करना चाहिए था आपको। तो पार्टिकल शोन इन द फिगर इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबको पता है अगर जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, मतलब ये स्पीड है √5gr, रटा रटा यार, तो √5gr स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ए और बी, ए की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और फिर बी की निकालनी है, और इनडायरेक्टली जो है 60 डिग्री एंगल वगैरह दिए, इनडायरेक्टली हाइट्स अपने को दे रखे हैं। थोड़ा सा जो है अपनी ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो ध्यान से, ये रेडियस कितनी है, r, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, r/2 cos 60 लगा दो, है ना, r को r cos 60 r/2, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, r/2। मतलब यहां से लेके पॉइंट ए तक हाइट कितना डिफरेंस है, r/2 का। हाइट डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भाई, एनर्जी कंजर्वेशन करना है ना। यहाँ की स्पीड मुझे पता है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में निकाल सकता हूँ, तो यहाँ की स्पीड में निकाल सकता हूँ ना, तो एनर्जी कंजर्व करते हैं, यहाँ पे जो है एनर्जी कंजर्व करते हैं। कहाँ करेंगे सर आप, बॉटम वाला पॉइंट, ये बॉटम वाला पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, ताकि मुझे ए की स्पीड पता चल सके, और स्पीड पता चलेगी तो फिर एनर्जी पता चलेगी, एनर्जी पता चलेगी तो फिर रेशो निकाल पाऊंगा, फिर आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, ए पॉइंट की जो है अपने को स्पीड निकालते हैं, इसकी स्पीड को अपन वी ए बोलते हैं, वी ए। तो हाफ m VA² प्लस यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgr/2, mgr/2 ऊपर आ गया ना r/2 से, है कि नहीं, इज इक्वल टू हाफ m और v² मतलब ये 5gr, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, इसी को हमने बॉटम को जो है क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेवल माना है। सॉल्व करो फटाफट, हाफ m VA² बराबर 5/2 में से जो है चला गया तो 2mgr आ गया, 5/2 में से आधा चला गया, 2mgr आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई भैया,
काइनेटिक एनर्जी ए की कितनी आ गई, 2 mgr आ गई, कितनी आ गई, 2 mgr आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बी पॉइंट की ढूंढते, बी पॉइंट की क्या करेंगे, बी पॉइंट ढूंढने के लिए तो क्या बोलते हैं, बॉटम से लेके बी पॉइंट तक कितनी हाइट है। अब देखिए ये भी डिस्टेंस आपका r/2 हो जाएगा, अभी मैंने जैसे कि r/2, तो बॉटम से लेके यहाँ तक जो है हाइट कितनी हो गई टोटल, 3r/2 हो गई, कितनी हो गई, 3r/2। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ m vb² प्लस mg इंटू 3r/2, ये काइनेटिक फाइनल एनर्जी हो गई यहाँ की, और इनिशियल कितनी थी बॉटम पे, हाफ m v² की जगह 5gr। देखिए कितना आ रहा है, हाफ m vb² जो काइनेटिक एनर्जी आपकी वो आ रही है 5/2 में से जो है आपका कितना चला, 3/2 चला गया है ना, 2.5 में से 1.5 चला गया तो 1 बच गया, mgr आता है। तो mgr यहाँ की एनर्जी है और यहाँ की 2 mgr है, 1:2 का रेशो है कि नहीं, 1:2 या 2:1 जो भी रेशो है इस तरह का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप था शायद ये, तो 2 आंसर आएगा इसका, 1/2 होगा तो 0.5 आएगा। तो बड़ा ही सिंपल बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है जिसमें क्या किया मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन किया है। अरे भाई इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन हम करते हैं यार क्लास में, है ना। तो बहुत ही जो है क्लास नोट्स को भी आप फॉलो करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, तो ये पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान जाता। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का खेल ही नहीं था, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज ऑल अबाउट प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड टाइमिंग्स। तो इस पर जो है आपको आजकल के नेक्स्ट सेशन के लिए भी इसको ध्यान में रखिए। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। क्या बोला, मिड पॉइंट बोला है, मिड पॉइंट मतलब इसको फोड़ दो ना यार, मिड पॉइंट मतलब इसको एक काम करो, आधा आधा कर लो इसको, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे वायर मान लो, यहाँ पे वायर है भैया, आधा आधा कर लो, आधा करेंगे तो कितना आएगा 0.5 ओम यहाँ पे, 0.5 ओम यहाँ पे, मिड पॉइंट का और मतलब क्या हो सकता है कि नहीं, तो आधा आधा कर दो, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में ऐसे ही करना चाहिए था आपको। तो करंट निकाला है, बैटरी देखो ध्यान से, ये दोनों किस में आ गई, दीज टू आर इन पैरेलल, है ना, 2 और 1/2 पैरेलल में है। पैरेलल का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालते, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कौन कौन पैरेलल में, 0.5 और 2 पैरेलल में है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 3/2, तो 2/3 का जो है अपने पास, सही है क्या, नहीं R1 प्लस R2 2.5, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, फॉर्मूला अपना क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका 1 आता है। R1 प्लस R2 करेंगे तो 2.5 आएगा विच इज 5/2, तो यहाँ पे 2/5 निकल के आता है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ वाला, ये वाला पोर्शन का रेजिस्टेंस 2/5, और ये वाला तो है 1/2, है कि नहीं। 2/5 इज बेसिकली 0.4, ये 0.4 और ये 0.5, 0.9, 0.9 का रेजिस्टेंस, 0.9 की बैटरी, 1 का करंट। क्या टाइम पास है यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। इससे आसान करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन पूरे जेईई मेन के हिस्ट्री के पीवाईक्यू में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था। यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म होता है ना, लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने जो है इतने ध्यान से सुना इन क्वेश्चंस को। अगर जो है आपको लगता है कि इस तरह क्वेश्चन हमें जो है बहुत चुटकियों में सॉल्व करना आना चाहिए, आपको बस बेटा विद्यासरिता की लिंक को फॉलो करना है। इसमें जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है, 1 शॉट लेक्चर है, उसको भी देख के जो है इतने सिंपल क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। इट्स अबाउट स्पीड, तो इसलिए बता रहा हूँ, आप जो है लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। थैंक यू।